आज हम द कैप्टन इस मूवी के बारे में बात करेंगे। ये एक जर्मन मूवी है और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 7.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साल है अप्रैल 1945 का। वर्ल्ड वॉर खत्म होने से 2 हफ्ते पहले की ये बात है। मूवी के पहले ही सीन में हम देखते हैं कि एक सैनिक भाग रहा है और उसके पीछे उसे मारने के लिए जीप में दूसरे कुछ सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। दरअसल भागने वाला और पीछा करने वाले दोनों तरह के सैनिक जर्मन्स ही है। जो भाग रहा है उसका नाम मैक्स है और वो एक पैराट्रूपर है। पैराट्रूपर का मतलब जो पैराशूट से उतरकर दुश्मन पे हमला करते हैं वो लोग। और मैक्स इस वॉर में हारते हुए जर्मनी को देखकर अपनी जान बचाकर वॉर से भाग रहा है। और जीप में जर्मन मिलिट्री पुलिस है जो मैक्स के इस निराशाजनक प्रदर्शन की वजह से उसे मारना चाहते हैं। पर मैक्स एक बड़े से पेड़ के जड़ों में छुप जाता है और बच जाता है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए एक खाली पुरानी बिल्डिंग का सहारा लेता है और वहाँ एक और वॉर से भागा हुआ जर्मन सैनिक आकर छुपता है उसके साथ। फिर रात हो जाती है और इन दोनों को खाने के लिए कुछ चाहिए था, तो वो गांव वालों की कुछ मुर्गियां या मुर्गियों के अंडे या वहाँ से कुछ भी खाने लायक चीज चुराने की ठान लेते हैं। बट इन दिनों हर गांव में जर्मन सैनिक, दूसरे दुश्मन देशों के सैनिक, यहाँ तक कि आम नागरिक भी जो इस वॉर के हालात के शिकार हो चुके हैं, वो सब आम जर्मन जनता को अक्सर लूट रहे हैं। और इसी से आम जनता बहुत परेशान हो चुकी है। इसलिए जो भी चोरी करते समय पकड़ा जाता है या फिर लूट करते समय पकड़ा जाता है उसे सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिर भी ये दोनों जिंदा रहने के लिए, ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और चोरी करने के लिए एक घर में घुस जाते हैं। और उनकी आहट से एक घोड़ा आवाज करता है और उस घर के लोग उठ जाते हैं और मैक्स का साथी वहीं पर मारा जाता है। पर मैक्स किसी तरीके से भागने में कामयाब हो जाता है। मैक्स अपनी जान बचाने के लिए भागता फिर रहा है, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुका है। उसको कई दिनों से खाना नहीं मिला है और मौसम भी बहुत बेरहम हो रहा है। जानलेवा ठंड पड़ रही है और इन हालातों में मैक्स बस चलता ही जा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बंद पड़ी हुई कार दिखाई पड़ती है। छुपते छुपते वो उस कार तक पहुंचता है और देखता है कि उस कार में कोई भी नहीं है, लेकिन उसे वहाँ कुछ खाने को मिल जाता है। फिर वो अच्छे से देखने पर उसे वहाँ पे एक जर्मन कैप्टन का यूनिफॉर्म भी मिल जाता है। तो ठंड से बचने के लिए मैक्स अपने कपड़े और जूते उतारकर ये यूनिफॉर्म पहन लेता है। और अब कुछ खाने के बाद और फाइनली कुछ गर्म कपड़े पहनने के बाद मैक्स बहुत अच्छा फील कर रहा है। पर अचानक ये वर्दी मैक्स को एक जान बचाने के लिए भागने वाले की बजाय एक कमांडिंग ऑफिसर का एहसास देती है और मैक्स खुद को इस वर्दी में सशक्त पाता है। ये वर्दी एक विली हेरोल्ड नामक जर्मन एयरफोर्स ऑफिसर की है। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक वॉल्टर नाम का जर्मन सिपाही आ पहुँचता है जो अपने यूनिट से बिछड़ चुका था और वो मैक्स को सच में कैप्टन समझ बैठता है और उसे सैल्यूट करता है और रिपोर्टिंग भी करता है। कैप्टन के अंडर ड्यूटी ज्वाइन करने की इजाजत भी मांगता है। मैक्स वॉल्टर से उसके पेपर्स दिखाने के लिए मांगता है और एक असली कैप्टन की तरह पेश आता है। वॉल्टर भी अपने पेपर उसे दिखाता है। हमें यह समझ में आता है कि इन वॉर के हालात में हर कोई एक नेता ढूंढ रहा है जो इन्हें बता सके कि करना क्या है आखिर। फिर मैक्स वॉल्टर को कुछ फल खाने के लिए देता है और वो दोनों भी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और मैक्स चुपके से अपने फटे पुराने कपड़े और जूते खिड़की से बाहर फेंक देता है और फिर वो दोनों जा पहुँचते हैं एक गाँव में, वहाँ एक छोटे से होटल में। वहाँ के लोग ऑलरेडी लुटेरों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इसीलिए वहाँ इन दोनों का कोई भी खास स्वागत नहीं करता है। पर मैक्स मतलब कैप्टन हेरोल्ड जो अब यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो बन चुका है, उन्हें लूट में उनका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का वादा करता है और लोगों की लूटी गई चीजों के लिस्ट बनाता है और उसके बाद खाना खाता है। रात में वो लोग एक खाना चुराने वालों को पकड़कर मैक्स के पास मतलब कैप्टन के पास लेकर आते हैं और कैप्टन हेरोल्ड उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। अगले दिन कैप्टन हेरोल्ड और वॉल्टर दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। आगे उनको एक फार्म हाउस मिलता है। वहां जब वो दोनों जाते हैं तो वहां पे ऑलरेडी 2 लुटेरों को मारकर 3 जर्मन सैनिक
फार्म हाउस के मालिक को बंदी बनाकर उस पे जुल्म ढा रहे थे और उसकी वाइफ पर भी अत्याचार कर रहे थे। और जब कैप्टन हेरोल्ड वहां पहुंच जाता है तो उसे देखकर वो तीनों सैनिक सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उनको भी मैक्स सच में एक कैप्टन है यही लगता है। पर उनमें से एक सैनिक को मैक्स की पैंट देखकर उस पे शक हो जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। फिर वो तीनों कैप्टन को बताते हैं कि वो अपनी यूनिट से बिछड़ चुके हैं और कैप्टन के अंदर फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर कैप्टन उनके पेपर्स चेक करने के लिए मांगता है और बताता है कि वो यहाँ पर एक खास मिशन के लिए आया है और उसे ये मिशन कंप्लीट करने के लिए कुछ सैनिकों की ज़रूरत वैसे भी है। तो कैप्टन उन्हें अपने अंडर जोड़ लेता है। फिर अगले दिन कुछ ज़रूरी सामान लेकर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। आगे जाने के बाद कैप्टन हेरोल्ड को और 2 जर्मन सैनिक मिल जाते हैं। वो भी अपनी यूनिट से बिछड़ चुके थे और उनके बड़ी सी मशीन गन भी थी और कैप्टन उनको भी अपने साथ जोड़ लेता है और ये सब मिलके आगे बढ़ते हैं। कुछ और दूरी तय करने के बाद उनका पेट्रोल टैंक खाली हो जाता है और कैप्टन की कार को उन 5 सैनिकों को खींचकर ले जानी पड़ती है। इस वजह से उनमें से एक सैनिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो कैप्टन कहता है कि हमारी पोस्टिंग की जगह सीधे आगे है। तो वो गुस्सैल सैनिक अपनी गन निकालकर कैप्टन पे तान लेता है। एग्जैक्टली तभी पीछे से एक गाड़ी आती है जिसमें जर्मन सैन्य पुलिस है। वो इन सबको लाइन में खड़ा करके इनके पेपर्स चेक करने के लिए दिखाने के लिए मांगते हैं और कैप्टन से भी गाड़ी से उतरकर उनके पेपर्स मांगते हैं। तब कैप्टन उस सैनिक पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक एयरफोर्स कैप्टन से तुम एक क्रिमिनल की तरह बात नहीं कर सकते हो। तुम्हारे इस अपमान भरे व्यवहार को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा और उसके ग्रुप के कैप्टन से बात करने के लिए कहता है। तब मिलिट्री पुलिस कैप्टन, जिसका नाम है शिंचर जोसेफ, कैप्टन से बात करने आता है और कैप्टन हेरोल्ड जोसेफ से उसके मार्चिंग ऑर्डर्स दिखाने के लिए कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि कैप्टन हेरोल्ड एक खास मिशन पर है जो खुद हिटलर ने उसे बताया है, जिसमें उसे लड़ाई के हालात का रिपोर्ट तैयार करने हैं और उन्होंने कुछ बहुत ही भयानक अफवाहें भी सुनी है और आखिर यहाँ हो क्या रहा है। ये सब सुनकर जोसेफ थोड़ा सहम जाता है। फिर कैप्टन हेरोल्ड कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ गश्त में शामिल होने के लिए आऊंगा। और फिर जोसेफ का ग्रुप और कैप्टन हेरोल्ड का ग्रुप दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं और एक प्रिजनर्स कैंप की तरफ जाने लगते हैं। प्रिजनर्स कैंप में वो कैदी रखे जाते हैं जो वॉर के दौरान दूसरे सैनिकों को पकड़े जाता है और उनको कैद किया जाता है। तो वो ऐसे ही एक प्रिजनर्स कैंप में जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें चेक पोस्ट पर कैप्टन जंकर मिलते हैं। वो भी प्रिजनर्स कैंप की तरफ ही जाने वाले थे। सो जोसेफ कैप्टन हेरोल्ड की और जंकर की मुलाकात करवाता है। कैप्टन जंकर को कैप्टन हेरोल्ड पर शक हो जाता है, पर जंकर को याद नहीं आ रहा है कि आखिर उसने हेरोल्ड को उर्फ मैक्स को कहाँ देखा है। दरअसल फिल्म की शुरुआत में कैप्टन जंकर ही वो शख्स है जो जीप में बैठकर मैक्स का पीछा कर रहा था और उसे मार देना चाहता था, लेकिन ये सब याद नहीं आ रहा है फिलहाल जंकर को। फिर वो सब प्रिजनर्स कैंप में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ का एक लीडर, जिसपे इस कैंप के गार्ड की जिम्मेदारी है, वहाँ आता है, जिसका नाम है शूते, और उसे कैप्टन हेरोल्ड को लेकर गलतफहमी होती है। शूते को लगता है कि ये हेरोल्ड इन कैदियों का कोर्ट मार्शल करने के लिए यहाँ पर आया है और इसे कोर्ट ने ही भेजा है, और उन्हें बताना शुरू करता है कि ये कैदी अक्सर यहाँ से भाग जाते हैं, बाहर जाकर लूटपाट मचाते हैं। उन्हें फिर से पकड़कर वापस लाना बहुत मुश्किल काम है। और कैप्टन जंकर भी हेरोल्ड को बताता है कि सारे प्रिजनर्स कैंप के कैदियों को यहीं पर लाया गया है। इन वॉर के हालात में इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। साथ ही यहाँ पर सामान और खाने की भी कमी हो रही है। पर इन सब पे पहले मुकदमा चलेगा और उसके बाद इनका कोर्ट मार्शल होगा और तब तक इन सबको संभालना ही होगा। लेकिन तभी जंकर ये भी कहता है कि हमें कोर्ट का इंतजार करने की बजाय इन्हें तुरंत मार डालना चाहिए, क्योंकि ये कैदी भाग रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, रेप कर रहे हैं, लोगों को मार भी रहे हैं। इसके अलावा वो जाके दुश्मन से मिलने का खतरा है वो अलग से, और इसके लिए जनता हमसे मदद मांग रही है। तो इन कैदियों को मार डालने का आइडिया शूते को भी पसंद आता है और इस पे अमल करने की सहमति भी दर्शाता है।
और फिर कैप्टन जंकर ये जिम्मेदारी कैप्टन हेरोल्ड और शूते पे डालकर उस कैंप से चला जाता है। फिर शूते कैप्टन हेरोल्ड को लेकर कैदियों के पास चला जाता है और उनको कैदियों का इंटरोगेशन करने के लिए वहीं पे छोड़कर वो उस कैंप के वार्डन के पास चला जाता है। फिर शूते के वहां से जाने के बाद हेरोल्ड का एक साथी कैदियों को बहुत मारता है और उनके पास जो भी कीमती चीज है वो सब ले लेता है। मतलब अब कैप्टन हेरोल्ड के लोग इन कैदियों को लूट रहे हैं। इधर कैंप के वार्डन के पास शूते जाता है और उसे कैप्टन हेरोल्ड के बारे में बताता है, तो वार्डन चौंक जाता है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। फिर इधर तब तक कैप्टन हेरोल्ड और शूते कैदियों को मारने के लिए गड्ढा खोदने का ऑर्डर दे चुके थे। उन सब कैदियों को एक गड्ढे में खड़ा करके मार देंगे, जिससे कि उन्हें दफनाने में आसानी हो जाएगी। जब ये गड्ढा खोदते हुए कैंप का वार्डन देखता है तो तुरंत कैप्टन हेरोल्ड के पास आ जाता है और उससे जवाब मांगता है। सबसे पहले उसे क्या अथॉरिटीज है इसके बारे में पूछता है और फिर उसके पेपर्स चेक करने के लिए मांगता है। तब हेरोल्ड कहता है कि मुझे हर डिसीजन लेने की अथॉरिटी है और ये अथॉरिटी मुझे खुद हिटलर ने दे रखी है। फिर वार्डन कहता है कि ये सब तुम्हें तुरंत रोकना होगा, क्योंकि मुझे हायर अथॉरिटीज से ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन या ऑर्डर नहीं मिला है और मैं अभी सीनियर से कांटेक्ट करके कंफर्म कर लूँगा कि तुम्हें यहाँ आखिर किस लिए भेजा है। फिर वार्डन डॉक्टर थेल नामक अपने सीनियर ऑफिसर से कांटेक्ट करता है और कैप्टन हेरोल्ड के बारे में बताता है, तो डॉक्टर थेल उन्हें कल तक के लिए रुकने को कहता है। तब तक वो वहाँ कोर्ट अथॉरिटीज से पूछताछ करके खुद कैप्टन हेरोल्ड के पेपर्स चेक करने के लिए प्रिजनर्स कैंप में आएंगे। ये सुनकर हेरोल्ड वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर शूते गल्टर नामक एक ऑफिसर से कांटेक्ट करता है जो कि जस्टिस डिपार्टमेंट में काम करता है और शूते और कैप्टन हेरोल्ड उन्हें यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि हेरोल्ड को खुद हिटलर की तरफ से अनलिमिटेड अथॉरिटीज हैं और वो यहाँ जो भी कर रहा है वो सब सही है। उसके बाद वार्डन को जस्टिस डिपार्टमेंट से एक कॉल आ जाता है जिसमें गल्टर जो जस्टिस डिपार्टमेंट से है वो वार्डन को हेरोल्ड को ना रोकने के आदेश देता है और उसके बाद कैप्टन शूते कैदियों को मारने की कार्रवाई शुरू करते हैं। वो 30-30 कैदियों के 3 ग्रुप्स बनाते हैं और उन्हें एक गड्ढे में खड़ा कर उन पे बड़ी मशीन गन से फायर करने लगते हैं, पर बीच में ही उनकी मशीन गन जैम हो जाती है और वो सब अपनी गन्स निकालकर अपने हाथों से ही सब लोगों को शूट करने लगते हैं। यहाँ पे वॉल्टर बहुत इनोसेंट दिखाया गया है और वो ये सब देख नहीं पा रहा है। ये बात हेरोल्ड नोटिस करता है और वो जो भी कर रहा है इसीलिए कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करता है। इसीलिए हेरोल्ड वॉल्टर को भी उन जैसा जानवर बनाना चाहता है। इसीलिए हेरोल्ड वॉल्टर को बुलाता है और कैदियों को मारने के लिए कहता है। वॉल्टर उसके कहने पर कैदी को मारता है, लेकिन फिर बहुत गिल्टी और बेचैन महसूस करता है। फिर शाम हो जाती है और सब खाना खाने के लिए चले जाते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद बचे काम को खत्म करने के लिए वो लोग पहुंच जाते हैं और 30 लोगों को खत्म करते हैं। इधर वार्डन और उसका एक साथी कैप्टन हेरोल्ड के इस हरकत से बहुत बेचैन है। उन्हें अभी भी कैप्टन पे शक हो रहा है और कैप्टन के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए वार्डन पास के टाउन में चला जाता है। इधर प्रिजनर्स को मारने के बाद कैप्टन एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं और इसी बीच 2 लोगों के बीच में एक मामूली सी लड़ाई हो जाती है और जल्दी ही ये मामूली सी लड़ाई सबकी हाथापाई में बदल जाती है और माहौल बहुत हिंसाजनक हो जाता है। तभी कुछ सोल्जर्स बचे हुए 30 प्रिजनर्स के पास जाते हैं। उनमें से कुछ प्रिजनर्स को बाहर खींच कर ले आते हैं और उनको हाथों से ही मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन हेरोल्ड आता है और उन सबको रोकता है और प्रिजनर्स को एक दूसरे के हाथों से बांधता है और उन्हें भागने के लिए कहता है। जब वो भागने लगते हैं तो पीछे से गोली चलाता है और उनको मार देता है और बारी बारी दूसरे लोगों को भी यही करने के लिए कहता है और इसी तरीके से बचे हुए हर एक प्रिजनर को खत्म कर दिया जाता है। फिर अगले दिन सवेरा हो जाता है और ब्रिटिश आर्टिलरी फायर अचानक से शुरू हो जाता है। इस फायर में पूरा कैंप नष्ट हो जाता है, लेकिन कैप्टन हेरोल्ड उर्फ मैक्स और वॉल्टर बच जाते हैं और उनके साथ कुछ और लोग भी इस हमले में बच जाते हैं।
फिर कैप्टन हेरोल्ड और बाकी बचे लोग एक पास के टाउन में जाते हैं और वहां पहुंचते ही लूटपाट शुरू करते हैं। वहां के आम लोगों को परेशान करना शुरू करते हैं और वहां के एक घर में रुक जाते हैं। वहां पे वो लोग पार्टी करते हैं, अय्याशी करते हैं और फिर अचानक से वहां पे जर्मन सैन्य पुलिस का छापा पड़ जाता है और कैप्टन हेरोल्ड को गिरफ्तार किया जाता है और उस पे कोर्ट मार्शल के लिए मुकदमा चलता है। पर इस मुकदमे में विली हेरोल्ड उर्फ मैक्स को कोई भी सजा नहीं दी जाती, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि इस वॉर के हालात में हेरोल्ड ने जो भी किया जर्मनी के लिए जो सही था वो ही किया है। और इस बात से कैप्टन जंकर भी सहमत हो जाता है, जो फिल्म के शुरुआत में मैक्स को मारना चाहता था। उसका कहना है कि हेरोल्ड ने अद्भुत लीडरशिप का प्रदर्शन किया है इन दिनों और हेरोल्ड में एक अद्भुत डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी है और ऐसे जवानों की जर्मनी को सख्त जरूरत है। और विली हेरोल्ड उर्फ मैक्स को कोई भी सजा दिए बिना उसे रिहा किया जाता है। और मूवी के लास्ट सीन में हम हेरोल्ड को एक कंकालों से भरे रास्ते पर चलते हुए देखते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। पर उसके बाद 23 मई 1945 को फिर से विली हेरोल्ड उर्फ मैक्स को गिरफ्तार किया जाता है खाना चुराने के इल्जाम में और वॉर खत्म होने के बाद उसके ऊपर मुकदमा चलता है। इस मुकदमे में हेरोल्ड के सारे गुनाह सामने आते हैं और 14 नवंबर 1946 को हेरोल्ड के साथ उसके और 6 साथियों को भी मौत की सजा सुनाई जाती है। कैप्टन देखने के लिए एक सुखद मूवी बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पष्ट रूप से एक वर्दी की शक्ति और अधिकार की आवश्यकता को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि कैप्टन स्पष्ट रूप से जर्मन सैनिकों की अंधनिष्ठा और कट्टरता को दर्शाता है। आपको ये फिल्म की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।